हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी में 12th चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन है उसे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एक सर्किट के बारे में जो जनरल बेसिक चीज़ें थी वो तो हम लोग ने डिस्कस कर ली थी कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, ठीक है, करंट मतलब किसे कहेंगे, और इसके अलावा जो विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है, वो सब क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने जो बेसिक चीज़ें थी वो देख ली थी। नेक्स्ट पोर्शन में हम ये देखेंगे कि एक सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, या अगर एक सर्किट में कई सारी चीज़ें जुड़ रही हैं, यानी बल्ब लैंप जुड़ रहा है या और कोई प्रतिरोधक तार जुड़ रहा है, उसका अरेंजमेंट कैसा होगा। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, यानी जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जिस भी सर्किट में, जैसे कि एक सर्किट में कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो अब पूरे सर्किट का जो प्रतिरोध होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पिछले अनुभाग में हमने कुछ सरल विद्युत परिपथों के बारे में सीखा था। सिंपल सर्किट कैसे बनती है इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। हमने ये देखा कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान किस प्रकार उसके प्रतिरोध, और कि किसी चालक, कोई भी वायर हो, चालक तार हो, ठीक है, उससे प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है, करंट है, उसका मान किस तरह से जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि ओम के नियम में यही तो हम लोग ने पढ़ा था, और उसके सिरों के बीच में जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक तार है वो, और उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर वोल्टेज है उस पर निर्भर करता है। विविध प्रकार के विद्युत उपकरण, अलग अलग तरीके की जो है इंस्ट्रूमेंट हैं, तो जो अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, या युक्तियां हैं, उनमें हम प्रायः प्रतिरोधकों के विभिन्न संयोजन देखते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उनका अरेंजमेंट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए अब हमें ये विचार करना है कि प्रतिरोधकों के संयोजन पर ओम के नियम को किस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। ओम के नियम के द्वारा हम उसका यूज़ करके कैसे हम कोई फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं या एक सर्किट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो ही विधियां हैं। एक तो विद्युत परिपथ में, जैसे देखते जाएंगे सर्किट में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ये 12.6 वाला जो डायग्राम है इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3। ये प्रतिरोध के तीनों प्रतिरोधों को एक ही सिरे से दूसरे सिरे, मतलब इनका एक सिरे दूसरे सिरे को मिला दिया गया है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन में, एक ही वायर में। प्रतिरोधकों के इस संयोजन को ही हम श्रेणी संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम, सीरीज में हम कहेंगे कि सीरीज में इनका अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है, इनके जो दोनों सिरे हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए, अगले वाले में 12.7 में इसमें दिखाया गया है कि तीन इसमें भी प्रतिरोधक हैं, एक्स और वाई बिंदुओं के बीच में ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका संयोजन देखिए पैरेलल में है, ऊपर नीचे, एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, ठीक है। तो प्रतिरोधकों के इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे पार्श्वक्रम संयोजन या फिर पैरेलल अरेंजमेंट कहते हैं। और वोल्टेज यहाँ पे भी वैसे ही था, ऊपर वाले में भी वैसे ही है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब एक एक करके पहले हम श्रेणी क्रम में जो सीरीज में जुड़े हुए हैं रेजिस्टेंस, उनका अरेंजमेंट देखेंगे, और जो पैरेलल में जुड़े हैं उनका अरेंजमेंट देखेंगे। जब कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित धारा का क्या होता है, परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही होती है उसका क्या होता है, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। क्योंकि देखिए, जब श्रेणी में यानी सीरीज में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं तो हम सबसे पहले धारा को देखेंगे, फिर उसके बाद उनका जो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, उसको देखेंगे। अब क्रियाकलाप के आधार पर हम इसे जानने देखते हैं किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होगा। देखिए, पहले क्या करना है, विभिन्न मानों के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़िए। अलग अलग मान के तीन प्रतिरोध हमने ले लिए हैं, उनको हम सीरीज में जोड़ लेंगे। अब पूरी सर्किट में और क्या क्या चीज़ जोड़ेंगे, उन्हीं से ही एक बैटरी, एक आमीटर और एक प्लग कुंजी को संयोजित कर लेंगे, उसे भी जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रतिरोध लेंगे वो हम कितने ओम का लेंगे, 1 2 3 ओम के ऐसे मानों का हम प्रतिरोधक ले लेंगे, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी लगा लेंगे उसमें। फिर है, कुंजी को प्लग में लगाइए और एमीटर का पाठ्यांक, जैसे ही हम कुंजी को प्लग में लगाएंगे करंट फ्लो होने लग जाएगा, तो हमें एमीटर में पाठ्यांक मिल जाएगा, ठीक है। तो एमीटर का पाठ्यांक हम नोट कर लेंगे। वही एमीटर की स्थिति को दो प्रतिरोधकों के बीच कहीं भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो एमीटर है जो कि सर्किट में यहाँ पे लगा हुआ था, जैसे ये ऐसे सर्किट है, ठीक है, ऐसे पूरा मतलब बना हुआ था, तो यहाँ पे लगा हुआ था। अब इस एमीटर की स्थिति को हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि जो है, क्या आप इमीटर के द्वारा विद्युत धारा के मान में अंतर पाते हैं। अब यहाँ पे ये कहना है ना कि इनकी स्थिति को परिवर्तित कर दें। अब वो चाहे एक प्रतिरोध के बाद में लगाएं या दो के बाद में लगाएं, या जो है मतलब तीनों के एक साथ लगा लें, या पूरी परिपथ में लगाएं, तो मतलब उनकी स्थिति चेंज करने के बाद भी क्या विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन या कोई अंतर मिल रहा है, तो ये चीज़ हमें देखनी है। आप ये देखेंगे कि एमीटर में विद्युत धारा का मान वही रहता है, आप चाहे कहीं पे भी उसको लगाएं। ये परिपथ में एमीटर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता।
विद्युत धारा का मान सेम रहता है और ये डिपेंड नहीं करता कि परिपथ में एमीटर कहाँ लगाया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान होती है। ठीक है, प्रतिरोधक हैं उनका जब श्रेणी क्रम में सीरीज में जब उनको जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा हर भाग में समान रहती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हर एक प्रतिरोध यहाँ पे जो दिखाया गया है इससे समान विद्युत धारा यानी जो करंट है वो इक्वल रहेगा। तो सीरीज वाला जो अरेंजमेंट होता है इसमें करंट इक्वल रहता है सभी तरीके के जो है प्रतिरोधों में। अब इस वाले क्रियाकलाप में देखिए इसमें क्या है, इसमें भी जो है श्रेणी क्रम में ये जुड़े हुए हैं सारे रेजिस्टेंस, आप देख सकते हैं। इसमें क्या किया, वोल्ट मीटर जो है उसका अरेंजमेंट, वोल्ट मीटर का अरेंजमेंट चेंज किया गया। पहले वोल्ट मीटर कैसे लगा हुआ था, इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ था वोल्ट मीटर, ठीक है। और अब क्या किया गया, हर एक प्रतिरोध पे वोल्ट मीटर लगा दिया गया। तो उसी को हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये हमारा सीरीज़ का ही अरेंजमेंट है। इसमें है परिपथ में प्लग में कुंजी, जो प्लग है उसमें कुंजी लगाइए और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, जैसे ही कुंजी लगाएंगे करंट का फ्लो होगा और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी हमें देखने को मिलेगा। तो इससे हमें श्रेणी क्रम संयोजन के सिरे के बीच में विभवांतर ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि ये जो वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है, वी है। अब बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर नोट कीजिए। टोटल जो हमको वोल्टेज मिल रहा था, विभवांतर मिल रहा था जो प्रतिरोधों के बीच में था, वो हमने मान लिया कि वो वी है, ठीक है। और बैटरी के दोनों जो टर्मिनल, और नीचे बैटरी भी तो लगी हुई थी, ठीक है। तो ये जो बैटरी है उसके दोनों टर्मिनल, उनके बीच में विभवांतर, उसे भी नोट कर लीजिए। अब दोनों में तुलना कर लीजिए कि कौन सा ज़्यादा हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है या बराबर हो रहा है। प्लग में कुंजी निकालिए, प्लग से कुंजी निकाल लीजिए। वोल्ट मीटर को भी अपना जो परिपथ जिस जगह पहले लगा हुआ था वहाँ से हटा लीजिए। अब क्या करना है कि पहले हमको क्या करना था, पहले ये पूरी सर्किट बनी हुई थी, जो वोल्ट मीटर था वो इधर लगा हुआ था। अब सेकेंड टाइम में क्या किया जाएगा कि जो प्रतिरोध था ना, 3 लगे हुए थे, ऐसे था फिर ऐसे था फिर ऐसे था, तो यहाँ पे एक्स था, लास्ट वाला वाई था। अब एक अगर हम रेजिस्टेंस लेंगे तो ये एक्स हो जाएगा और ये पी हो जाएगा, मान लिया गया ये पी है। एक्स तथा पी के बीच में अगर हम एक वोल्टेज जोड़ें, एक वोल्ट मीटर को हम लगा दें, प्लग में कुंजी लगाएं और पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच में जो विभवांतर है उसे मापें, किससे, V1 वोल्टेज से, V1 वोल्ट मीटर जो उसके ऊपर लगा है। इसी प्रकार अन्य दो प्रतिरोधकों के सिरों के बीच में भी अलग अलग विभवांतर को नापिए, तो वो V2 और V3 हो जाएगा। तो इस प्रकार जब टोटल हमने नापा तो हमारा V था, पहले वाले में नापा V1, दूसरे में तीसरे में नापा तो V2 V3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनका संबंध हमको बताना है। आप ये देखेंगे कि विभवांतर V अन्य 3 विभवांतर V1 V2 V3 के योग के बराबर है। जो टोटल विभवांतर है ना, पूरी सर्किट का विभवांतर, वो V1 V2 ये तीनों प्रतिरोधों में जो अलग अलग विभवांतर निकाला था उनके योग के बराबर है। अर्थात प्रतिरोधक के श्रेणीक्रम संयोजन के सिरे के बीच में कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधों के विभवांतरों के योग के बराबर है। यानी टोटल वाला जो पूरा सर्किट का जो विभवांतर है वो इन सभी प्रतिरोधों में जो वोल्ट निकाला गया था, वोल्टेज, उसके योग के बराबर है। तो V = V1 + V2 + V3, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई 12.11 वाली। अब मान लीजिए कि जो चित्र हमने देखा था उसमें विद्युत में दर्शाए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है। क्या माना गया है, विद्युत धारा I, क्योंकि I तो चेंज हो ही नहीं रही थी। और प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, अब जाहिर सी बात है जब पूरे सर्किट में अगर I है तो हर प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा भी I ही है। तो यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीनों प्रतिरोधकों को एक ऐसे तुल्य एकल प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध R है के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है, जिसे परिपथ में जोड़ने पर इसके सिरों पर प्रतिरोध V, जो प्रतिरोध वोल्टेज V है, तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I वही रहती है। मतलब यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे वोल्टेज हमें इक्वल मिल गया पूरी सर्किट का V, धारा तो हमें ऑलरेडी पता है पूरी सर्किट में क्या है, I ही बह रही है। चाहे जितने भी हम रेजिस्टेंस लगा दें, अगर सीरीज में अरेंजमेंट है तो धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो तो I ही है। बचा सिर्फ R है। R में क्या किया गया है, इन्होंने तीनों जो रेजिस्टेंस था उनको ऐड करके एक ही कर दिया गया। यानी मान लीजिए अगर पहले वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 थी, दूसरे की 2 थी, तीसरे की 3 थी, तीनों को जोड़ करके 6 हुआ, तो एक जो तुल्य प्रतिरोध बना है उसकी 6 ओम कर दी गई सीधी। अब उसी 6 ओम से यही I धारा बह रही है और यही वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई। तो अब ओम का नियम फौरन लगाएंगे, और ओम का नियम कहता है कि V = IR, जो वोल्टेज जो बह रहा है वो धारा और जो क्या नाम है, जो ये नियतांक है ना R नियतांक, उसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, V = IR वाला ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब तीनों प्रतिरोधकों को पृथक पृथक ओम के नियम के अनुसार अब हम यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ना,
तो चूँकि वोल्टेज हमारा चेंज था इसलिए V इजिकल टू आई आर वन हो जाएगा, V1 इजिकल टू आई आर वन, V2 इजिकल टू आई आर टू, V3 इजिकल टू आई आर थ्री। चूँकि हम जानते हैं V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये वाला था। अब V की जगह हमने आई आर रखा, V1 की जगह आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। आई सब में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया R1 R2 और R3, ठीक है, इनको ब्रैकेट में कर दिया। तो इधर का आई इधर का आई कैंसिल हो गया, बचा क्या, आर एस इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या है, सीरीज में, सीरीज में तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, RS आ गया। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बहुत से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 के योग के बराबर होता है। यहाँ इस फॉर्मूले से ये निकला। और इस प्रकार संयोजन का जो प्रतिरोध है वो किसी भी व्यक्तिगत प्रतिरोध के प्रतिरोध से अधिक होगा। जाहिर सी बात है, ये जो RS है वो अब यहाँ पे अरेंजमेंट जो R1 R2 R3 का किया गया है, R1 से भी ये अधिक है, R2 से भी अधिक है, R3 से भी अधिक है। तीनों के अरेंजमेंट, तीनों के योगफल के ये बराबर है, ठीक है। तो ये तो अधिक तो होगा ही। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, एक विद्युत लैंप लीजिए जिसका प्रतिरोध कितना है, लैंप का है 20 ओम, और एक प्रतिरोध चालक तार ले लीजिए जिसका 4 ओम है। 6 वोल्ट की एक बैटरी लीजिए और उसका जो अरेंजमेंट है जैसे डायग्राम में दिखाया गया बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन क्या है, पहले में हमें क्या निकालना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल तुल्य प्रतिरोध निकालना है। दूसरे में प्रवाहित धारा निकालनी है। तीसरे में विद्युत लैंप व चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। तो एक एक करके जैसा क्वेश्चन में पूछा गया वैसे ही हमें निकालते जाना है। पहले हम सारी वैल्यूज रख लें। विद्युत लैंप का प्रतिरोध 20 ओम, श्रेणी क्रम में संयोजित चालक प्रतिरोध का 4 ओम। अब परिपथ में पहला क्वेश्चन है कुल प्रतिरोध निकालिए, तो हम R निकालेंगे, R इजिकल टू R1 प्लस R2। ये सीरीज में जुड़ा हुआ है इसलिए RS, तो ये आ गया 24। अब बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच कुल विभवांतर, बैटरी के बीच जो विभवांतर है वो 6 वोल्ट है। तो अब हम क्या निकालेंगे, कुल धारा निकालेंगे। सेकंड वाले में कुल धारा निकालेंगे क्योंकि हमें देखिए टोटल प्रतिरोध भी सीरीज में मिल गया और टोटल विभवांतर भी मिल गया, वोल्टेज भी मिल गया। अब हम धारा निकाल लेंगे। तो धारा I इजकल टू V इजकल टू आई आर होता है, तो I इजकल टू V अपॉन RS। V 6 वोल्ट है और R 24 ओम है, तो टोटल जो सॉल्यूशन करने के बाद 0.25 एम्पियर आ जाएगी धारा। अब क्या है कि विद्युत लैंप तथा चालक पर ओम के नियम को पृथक पृथक अनुप्रयुक्त करने पर हमें विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त करना है। देखिए दो चीज़ तो हमको मिल गई, टोटल प्रतिरोध भी निकल गया, धारा भी निकल गई। अब हमें विभवांतर निकालना है। अब वो भी क्या कि जितने भी लैंप अगर यूज़ किया गया है तो लैंप के सिरों के बीच, चालक अगर यूज़ किया गया तो चालक के सिरों के बीच, यानी कि दो अलग अलग हमको विभवांतर यहाँ पे निकालने होंगे। तो पहला हम लैंप के सिरों के बीच में विभवांतर निकालेंगे। इसके लिए V1 इजकल टू क्या हो जाएगा भाई, V इजकल टू आई आर होता है, तो आई तो हमारी धारा 0.25 निकल रही, धारा क्या निकली है 0.25 निकली है, ठीक है। और ओम लैंप का कितना था, प्रतिरोध 20 ओम था। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 5 वोल्ट विभवांतर आ जाएगा, किसका, वोल्टेज आ जाएगा विद्युत लैंप का, ठीक है। अब सेकेंड में चालक जो तार है उसके सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो V2 हम कर लेंगे। उसका जो R था मतलब रेजिस्टेंस था वो 4 था और धारा तो वही रहेगी 0.25 क्योंकि धारा सीरीज में सेम रहती है। इनका क्या आएगा 1 वोल्ट आ जाएगा V2। तो अब मान लीजिए कि हम विद्युत लैंप तथा चालक के श्रेणी क्रम संयोजन को किसी एकल तथा तुल्य प्रतिरोध से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। इस तुल्य प्रतिरोध का प्रतिरोध इतना होना चाहिए कि 6 वोल्ट बैटरी के 2 टर्मिनलों से संयोजित कर सकें। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या हो गया कि भाई जो 6 वोल्ट बैटरी है इनका अगर वोल्टेज जोड़ दिया जाए, इनका जोड़ दिया जाए तो इनका भी तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध, जो टोटल रेजिस्टेंस आया है वो वही यहाँ पे कहा गया है कि वो जो सारे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 2 3 जो भी रखे गए थे उनको हटाने के बाद ऐसा रेजिस्टेंस लाया जाए कि जिससे जो वो प्रतिरोध है उससे उसे जो है 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों जो टर्मिनल हैं उससे उसको जोड़ा जा सके। टोटल जो रेजिस्टेंस रखा जा रहा है, जब जो छोटे छोटे टुकड़ों में थे उनको जब हटा दिया गया तो इसी तरीके से रखा जाएगा। तो ऐसे अरेंजमेंट पर परिपथ में जो धारा है वो 0.25 बह रही है और विद्युत धारा प्रवाहित मतलब इस तरीके की हो रही है। तो अब यहाँ पे हम लास्ट में तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि जब हमने विभवांतर सबका अलग अलग निकाल लिया तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो वही चीज़ है भाई, R इजकल टू V1, वो वाला तो ऐसे निकाला गया था ना क्योंकि हमने ऐड किया था, जो RS निकला था वो तुल्य प्रतिरोध नहीं था, बस वो एडिशन था R1 प्लस R2 का। मेन तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे निकलेगा R इजकल टू V अपॉन आई। V वही 6 वोल्ट पूरी बैटरी का, क्योंकि जो विभवांतर में अंतर भी 6 वोल्ट ही आ रहा है, धारा तो सेम ही रहेगी, तो 24 ओम इसका आ जाएगा।
और वही R1 और R2 को जब जोड़ा गया था तभी भी 24 तो ये तुल्य अलग निकालना ज़रूरी था। ठीक है, ये श्रेणी क्रम परिपथ का कुल प्रतिरोध है और ये दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर है। तो ये था अरेंजमेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही था, एक एक जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया था उसी के ही हर स्टेप पे हमको आंसर करना था। नेक्स्ट देखिए, सीरीज वाला तो हमारा हो गया। अब आता है पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक पैरेलल में जब जुड़े होंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पे नीचे चित्र में देखेंगे तो इन्हीं के ही अनुसार जोड़े गए जो सेल हैं उनका एक संयोजन दिया गया जो कि पार्श्व क्रम में संयोजित है। 3 प्रतिरोधकों की व्यवस्था पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 प्रतिरोध हैं, इनका अरेंजमेंट किया गया एक बैटरी से जोड़ करके। तो इसमें क्या करना है, 3 प्रतिरोधकों जिनका प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 है का पार्श्व संयोजन पैरेलल संयोजन किया गया। एक्स और वाई के बीच में इस तरीके से पैरेलल संयोजन होता है। तो अब इसमें क्या है, एक बैटरी जोड़ दीजिए, एक प्लग कुंजी, एक एमीटर संयोजित कर दीजिए। बैटरी जुड़ी है, प्लग कुंजी इधर जुड़ी है, एमीटर भी जुड़ा है। प्लग में कुंजी लगाइए और एमीटर का पाठ्यांक तुरंत नोट करिए। ठीक है, क्या करना है कि ये यहाँ पे कुंजी जैसे ही लगाएंगे तो एमीटर भाई करंट फ्लो होने लग जाएगा, एमीटर का पाठ्यांक हम पढ़ लेंगे। तो विद्युत धारा का जो मान आई है वो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी नोट कीजिए। यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर लगा है तो उसका भी पाठ्यांक तुरंत नोट कीजिए। इससे पार्श्व संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर V प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पार्श्व संयोजन जो हो रहा है उनके सिरों के बीच में वोल्टेज लगा हुआ है, तो ये हमको V मिल रहा है। यहाँ पे वोल्टेज क्या हमको मिल रहा है, V मिल रहा है। इसकी जांच प्रत्येक प्रतिरोधकों के सिरों पर अलग अलग वोल्टमीटर संयोजित करके भी की जा सकती है। भाई यहाँ पे कितना आ रहा है वोल्टेज, जब जो है तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे जो XY पूरा रखा गया दोनों सिरों के बीच, तब कितना वोल्टेज आ रहा है ऐसे भी जांच कर सकते हैं। और हर प्रतिरोध यहाँ पे भी लगा करके, हर एक टर्मिनल में लगा करके भी हम चेक कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज है, इक्वल है कि अलग अलग है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें हमें वही चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए कुंजी से प्लग बाहर निकाल लीजिए। अभी क्या था, हमने तुल्य प्रतिरोध रखा था और जो है वो मतलब वोल्टेज भी खाली टोटल जो सिरे रखे थे एक्स और वाई उनके बीच में ही रख करके पूरे सर्किट का वोल्टेज निकाल लिया गया था। कुंजी से प्लग बाहर निकालिए, परिपथ में एमीटर तथा वोल्टमीटर निकाल लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, एमीटर को प्रतिरोध R1 से श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। R1 वाला जो प्रतिरोध है इसे श्रेणी क्रम में आप A1 जो एमीटर है उसको जोड़ लीजिए और पाठ्यांक I नोट कीजिए, जो भी धारा का पाठ्यांक होगा उसको नोट कीजिए। इसी प्रकार R1 R2 में प्रवाहित होने वाली धारा भी मापिए। माना इनका मान क्रमशः, अगर ये मान लेते हैं कि एमीटर हम दोनों में इसी तरीके से दूसरे और तीसरे में भी करेंगे, तो हमने ये माना कि धारा का जो प्रवाह है, जो धारा का जो मान है वो तीनों में अलग अलग आ रहा है। टोटल I आ रहा है अलग, I1 I2 I3 इनका अलग अलग आ रहा है। तो अगर अलग अलग आ रहा है तब इनका संबंध हमें बताना है। ये पाया जाता है कि कुल विद्युत धारा I संयोजन के प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर है। मतलब ये माना गया कि पूरी सर्किट में जब एमीटर पूरी सर्किट के इधर एंड में लगा हुआ था तब टोटल धारा I का मान आ रहा था, और वही जो ऊपर जा करके जो यहाँ पे ये जो प्रतिरोध चेंज हुए हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जब यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे जो धारा जा करके इधर अलग इसका कुछ मान चला गया, इधर अलग चला गया, इधर अलग चला गया, लेकिन ये तीनों जब इधर आए तो वही मान जो शुरू में था वही मान यहाँ पे भी रहा। ठीक है, तो वही है कि अलग अलग धाराओं के योग के बराबर है, यानी I = I1 + I2 + I3 है। मान लीजिए प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का, ये जो पैरेलल में संयोजन है उनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, RP है, क्योंकि पैरेलल में है। प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करिए। पैरेलल संयोजन अब हमको पता चल गया, अब इसका ओम का नियम जो V = IR वाला है वो हमको यहाँ पे फॉलो करना है। और यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखिए पिछली बार सीरीज वाले में वोल्टेज चेंज हो रहा था तो V = IR वाला रखा था, और यहाँ पे क्या है, धाराएं चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो धाराएं चेंज हो रही है तो I = V/R रखेंगे। तो I = V/R हमने रखा। प्रत्येक प्रतिरोधक पर ओम के नियम को अब लागू करें। I1 = V/R1, क्योंकि वोल्टेज सेम है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में धारा सेम होती है, करंट सेम होता है। I2 = V/R2, I3 = V/R3। तो अब समीकरण में हम वही जो फॉर्मूला है वही रखेंगे। भाई क्या फॉर्मूला रखा गया था, I = I1 + I2 + I3, ये हम रखेंगे। ठीक है, तो हमने I की वैल्यू क्या रखी, V/RP रखी, I1 की V/R1, I2 की V/R2, I3 की V/R3। V सब में कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इनका जाहिर है इनका 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ब्रैकेट में करके V बाहर कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो मेन आ गया वो 1/RP या 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये था पैरेलल संयोजन किसका, प्रतिरोधों का। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्व क्रम यानी कि पैरेलल में संयोजित प्रतिरोधों के समूहों के
तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम ही तो है, वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो वहाँ पे सीरीज में तो सिंपल एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा था, और यहाँ पे जो प्रतिरोध का जो एडिशन है वो उनके व्युत्क्रमों के बराबर, योग के बराबर है। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे जो चित्र में हमने परिपथ में जो आरेख देखा था, ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए एक बार। मान लीजिए कि प्रतिरोधक R1, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिए गए R1, R2, R3 के मान कितने दिए गए, 5, 10, 30 दिए गए हैं। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया, जो ऊपर वाला डायग्राम था उसी के अकॉर्डिंग, उसे ध्यान में रखिएगा। पहले में क्या निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा, हर प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि I का जो है वैल्यू निकालनी है हर एक रेजिस्टेंस में। दूसरे में क्या है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा, पहले अलग अलग निकाली, फिर कुल विद्युत धारा, फिर परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो पहले देख लीजिए, R1 इजकल टू 5 ओम है, R2 10 ओम है, R3 30 ओम है, और हमारे पास जो वोल्टेज है वो इक्वल है, ठीक है, 12V है। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक जो व्यक्तिगत प्रतिरोध है उसके सिरों पर भी विभवांतर इतना ही है, वोल्टेज इसीलिए इक्वल रखा गया है। टोटल वोल्टेज जो है वही, जो हर एक अलग अलग जो प्रतिरोध लगे हुए हैं रेजिस्टेंस के सिरों पर भी वही वोल्टेज है। V1 भी वही है, V2 भी वही है, वही मतलब V1 V2 करने की ज़रूरत ही नहीं है जब वोल्टेज इक्वल है। अतः प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युतधारा का परिकलन करने के लिए हम ओम के नियम का उपयोग करेंगे फिर से। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें I के अकॉर्डिंग करना है, तो इसलिए R1, क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, हर एक प्रतिरोध में, अलग अलग प्रतिरोध में धारा को अलग अलग मापना है। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, I1 हम निकालेंगे, I1 इजकल टू, I इजकल टू क्या है, V अपॉन R है, तो V क्या है 12 वोल्ट है, अपॉन R 5 हो जाएगा पहले वाला का, तो उसकी धारा कितनी आ जाएगी, 2.4 एम्पियर आ जाएगी। सेकेंड में देखिए 12 वोल्ट अपॉन 10 ओम है सेकेंड वाले प्रतिरोध का, वो 1.2 एम्पियर आ जाएगी। थर्ड वाले में है 12 वोल्ट अपॉन 30, ये 0.4 एम्पियर आ जाएगी। तो पहला वाला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया कि अलग अलग हमें धाराओं के मान पता चल गए। सेकेंड वाले क्वेश्चन में परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, उसके लिए हम क्या करेंगे, I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, अब जो धाराओं की वैल्यूज आई हैं उनको ऐड कर लेंगे तो 4 एम्पियर आ जाएगा आंसर। फिर लास्ट वाले में क्या पूछा गया है, तुल्य प्रतिरोध इनका पूछ लिया गया है। तुल्य प्रतिरोध में देखिए 1/R इजकल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, इनका जब सोल्यूशन करेंगे भाई, इनका एलसीएम 30 आ जाएगा, तो 5 6 30 हो जाएगा, हाँ 5 6 30 हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 3 30 हो जाएगा, 30 1 30 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो है आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 30 आ जाएगा, ऊपर जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके 1/3 आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो प्रकार, यानी कि तुल्य जो प्रतिरोध आया वो टोटल कितना आया, 3 ओम आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखिए। इसमें क्या करना है कि R1 10 ओम है, R2 40 है, R3 जो है 30 ओम है, R4 20 ओम है, R5 60 ओम है। R1 R2 ऊपर दिए गए हैं और R3 R4 R5 नीचे दिए गए हैं। अब इनका जो विन्यास है, चूँकि अरेंजमेंट किसमें दिया गया है भाई, वोल्टेज जो है वो पैरेलल में है सब, तो वोल्टेज इक्वल होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पे जो बैटरी का जो वो दिया गया वोल्टेज, वो 12 वोल्ट से संयोजित किया गया। अब क्वेश्चन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना। पहले में परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है, दूसरा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित करनी है। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम पहले यहाँ पे डायग्राम को एक बार समझ लें। अगर हमें कुल प्रतिरोध निकालना है तो हम जानते हैं ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, सब अगर होते एक साथ तो जो है ईजिली निकल जाता। लेकिन अब क्या है, ये सर्किट का पूरा जो है ये आपस में पैरेलल में, लेकिन ये एक दूसरे से क्या है, सीरीज में है। तो पहले हम पैरेलल वाला सॉल्व करेंगे, ऊपर का अलग करेंगे, नीचे का अलग करेंगे। फिर जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये दोनों ही सीरीज में एक दूसरे के हो जाएंगे। फिर जो तुल्य आएगा वो हमारा सीरीज में आएगा, और वही जो हमारा मेन आएगा वो सीरीज में होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं प्रतिरोध R1 R2, उनको तुल्य प्रतिरोध क्या मानेंगे, R डैश, वही सीरीज में हमको करना है उनको। फिर उसके बाद फिर इधर नीचे वाले जो पैरेलल में जुड़े हैं R3 R4 R5, इनका हम मानेंगे R डबल डैश। इसके द्वारा हम प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी इनको मर्ज करके हम R डबल डैश कर देंगे, ऊपर वाले को R डैश कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 1/R डैश इजकल टू, अब वही हुए, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, 1/R डैश इजकल टू 1/10 प्लस 1/40। तो आंसर क्या आ गया हमारा, तो यहाँ पे जो है 40 हम इनका एलसीएम ले लेंगे और 5/40 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/R डैश है, तो ये 40/5 हो जाएगा, यानी कि 8 ओम आ जाएगा। कुल मिलाकर के R डैश जो सीरीज में हमारा आया वो कितना आया, 8 ओम आ गया। इसी तरीके से R डबल डैश को भी करेंगे, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, एलसीएम हम 60 लेंगे, 30 से भी सॉल्व हो जाएगा,
ठीक है, 33 ज़ा 60 हो जाएगा, ओ सॉरी 32 ज़ा 60, ठीक है। और जो है 23 ज़ा 60 हो जाएगा, 61 ज़ा 60 हो जाएगा, तो कुल 66/60 हो जाएगा। पलट देंगे तो 60/6 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आर डैश है वो हमारा कितना आ गया, 10 ओम आ गया। आर डबल डैश, आर डैश कितना आया, 8 ओम आया। अब तुल्य प्रतिरोध अगर हम निकालेंगे तो आर इजकल टू आर डैश प्लस आर डबल डैश 18 ओम आ जाएगा। आर डैश 8 है और आर डबल डैश 10 है, तो 18 ओम आ जाएगा। तो कुल जो प्रतिरोध वाला है वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर विद्युत धारा का मान परिकलित करने के लिए ओम का नियम, अब सेकंड वाला क्वेश्चन था, उसमें विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा निकालनी थी, तो ओम के नियम का फिर से उपयोग करेंगे। तो आई इजकल टू वी अपॉन आर होता है, तो वी की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट है बैटरी की। तो यहाँ पे देखिए ओम का नियम का जैसे हम यूज़ करेंगे, आई इजकल टू वी अपॉन आर, तो अब वी की जगह 12 वोल्ट हो जाएगा, आर की जगह 18 वोल्ट हो जाएगा, तो 0.67 एम्पियर यहाँ पे हमारी कुल धारा आ जाएगी, ठीक है। तो ये था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए आगे, हमने देखा कि किसी श्रेणीबद्ध यानी सीरीज में विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक की विद्युत धारा कैसी थी, नियत थी, ठीक है। यानी सीरीज में हम देख रहे थे कि जो धारा थी वो इक्वल थी। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा या विद्युत हीटर उनको श्रेणी क्रम में संयोजित करें, क्योंकि धारा तो इक्वल जा रही है अगर सीरीज में अरेंजमेंट है, ठीक है। और इसका कारण यह है कि इन्हें उचित प्रकार के कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों की, भाई जाहिर है विद्युत बल्ब अपना मान ले रहा है, ये अपने अकॉर्डिंग जो है धारा का जितना भी इसका करंट का यूज होगा वो लेगा, विद्युत हीटर अपने अकॉर्डिंग लेगा, दोनों का इक्वल तो नहीं हो सकता ना। तो वही है कि अत्यधिक भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। तो सीरीज में जोड़ने पर हम ये जो अप्लायंस है उनको हम सीरीज में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों ही अप्लायंस लगभग अलग अलग हैं, इनको अलग अलग प्रकार की जो है धाराएं चाहिए होंगी। श्रेणीबद्ध परिपथ में एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ उसी समय ही टूट जाता है, ठीक है। तो पूरा पूरा सर्किट हमारी बंद हो जाएगी, ठीक है। और परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता, जब सर्किट टूट जाएगी तो और कोई काम ही नहीं कर पाएगा। यदि आपने त्योहारों, के जो उत्सव वगैरह होते हैं उन पर आपने देखा होगा कि भवनों की जब सजावट की जाती है तो बल्ब से बाहर लड़ियाँ लगी रहती हैं, झालरें लगी रहती हैं, छोटे छोटे बल्ब से उसकी सजावटी लड़ियाँ जो लगी रहती हैं उनका उपयोग किया जाता है। और बिजली मिस्त्री जो होता है वो परिपथ में खराबी वाले स्थान को ढूंढने में काफ़ी समय खर्च कर लेता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वो लड़ियाँ लगी हैं उनमें जो बल्ब लगे हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से सीरीज में जुड़े होते हैं। तो इनमें अगर मान लीजिए एक बल्ब अगर फ्यूज़ हो गया है तो जो मिस्त्री है उसको काफ़ी टाइम लगता है कि फ्यूज़ वाला जो बल्ब है उसको ढूंढने में, ठीक है। तो वो ढूंढने में काफ़ी टाइम लगाता है, खराब बल्ब फिर उसके बाद ढूंढ करके खराब बल्बों को बदलता है। इसके विपरीत जब पार्श्व क्रम में यानी पैरेलल में परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न जो अप्लायंस होते हैं वैद्युत साधित्र उनमें विभाजित हो जाती हैं। पैरेलल में हमने यही तो देखा था, करंट अलग अलग हर एक उसमें अलग अलग था, ठीक है। अलग अलग अगर अप्लायंस या उसमें प्रतिरोध यूज हुआ था तो हर प्रतिरोध में अलग अलग विद्युत धारा थी। तो पैरेलल परिपथ जो है उसमें कुछ प्रतिरोध, जैसे इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था, उसके अनुसार घटता है। मतलब कहने का है, अब यहाँ पे ये देखिएगा एक मिनट, देखिए पार्श्व परिपथ में कुल प्रतिरोध जो समीकरण है उसके अनुसार घटता है, टोटल जो प्रतिरोध है वो समीकरण के अनुसार घटता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि जो पैरेलल में अगर परिपथ जुड़ा है तो उसका कुल प्रतिरोध जो पूरा आएगा वो समीकरण के अनुसार वो घटेगा। यानी कि जो समीकरण हम लोग देखनी थी, R1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके का जो अरेंजमेंट था, इनमें तुल्य जो होगा वो इनसे घटेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि समीकरण के अनुसार वो घटता है। यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है, ये जो पैरेलल में अरेंजमेंट होता है ये फ़ायदेमंद तब होता है जब जो अप्लायंस यूज़ किए जा रहे हैं वो अलग अलग रेजिस्टेंस के होंगे, अलग अलग प्रतिरोध के होंगे, तथा उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न अलग अलग प्रतिरोध के होंगे, तो उनको विद्युत धारा भी अलग अलग प्रकार की चाहिए होगी, ठीक है। तो पैरेलल वाला उस समय, जैसे कि यहाँ पे हीटर और बल्ब की बात की गई थी, अगर हम उनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो वो अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। और पैरेलल का एक और फ़ायदा भी होता है कि अगर एक अप्लायंस किसी तरीके से कोई ख़राबी अगर हो गई तो जो है बाकी के जो उसमें सर्किट में जुड़े हुए हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपना काम करते रहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देखिए हमारी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। बैटरी हो या सेल हो, ये विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। मान लीजिए हम इस तरीके का सेल लेते हैं, ये एक एनोड है, ये जो है इनका कैथोड है, ठीक है।
तो इनके बीच में जो भी लिक्विड होगा या जो कुछ भी होगा उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। ठीक है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये इन दोनों के टर्मिनलों के बीच में विभवांतर उत्पन्न करती है, जो बैटरी से संयोजित किसी भी प्रतिरोधक या प्रतिरोधक जो तार हैं, निकाय जो भी है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करता है। अब यही जो लिक्विड है इनमें जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, ये दोनों ही जो टर्मिनल हैं उनके बीच में विभवांतर उत्पन्न करेंगे। ये विभवांतर एक फोर्स लगाएगा जो कि परिपथ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी गति है उसको गति प्रदान करने के लिए, और वही जब मूवमेंट करने लग जाएंगे तो वही धारा कहलाएगी। हमने अनुभाग में यह अध्ययन किया था, ये 12.2 वाला जो था उसमें ये अध्ययन किया था कि परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। मतलब कहने का है कि अगर परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखनी है तो जहाँ से जो स्रोत है जो एनर्जी दे रहा है, विद्युत ऊर्जा दे रहा है, तो जाहिर है उसको खर्च तो करना ही पड़ेगा लगातार, मतलब उसे अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ेगा। यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है? अब ये जो ऊर्जा खर्च हो रही है, क्योंकि ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, खाली रूपांतरित होती है। तो ये ऊर्जा चली कहाँ जाती है? तो ये जो विद्युत धारा है उसको बनाए रखने के लिए खर्च हुई स्रोत की जो ऊर्जा है उसका कुछ भाग उपयोगी कार्य करने में, भाई जो मतलब कि परिपथ को बनाए रखने के लिए उसमें जो करंट है उसके जो भी ऊर्जा है उसको यहाँ पे जो भी फंक्शन हो रहा है, ठीक है, विद्युत धारा है, करंट है, उसको बनाए रखने के लिए जो ऊर्जा खर्च हो रही है उसका कुछ भाग तो जो जिस काम के लिए हम उसको ऊर्जा खर्च कर रहे हैं उसमें यूज़ हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पंखे की जो पंखुड़ियाँ हैं उनको घुमाने में, तो उसका कुछ भाग जो है वहाँ पे उपयोग हो जाता है। स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है जो साधित्रों के ताप में वृद्धि करती है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि कोई भी अप्लायंस है जब वो कंटिन्यू यूज़ होता है तो जो उसका काम है वो तो आप वो काम कर रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो वो जो गर्म है वो क्यों हो रहा है? तो जाहिर सी बात है उसको जो एनर्जी मिल रही है उसका उस एनर्जी का जो हिस्सा वो काम में लगाना है वो उसमें तो लगा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हिस्सा है जो उसको हीट जो उसमें प्रोड्यूस हो रही है उस एनर्जी की वजह से ही हो रही है। ठीक है, तो इसका प्रेक्षण प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, यहाँ पे हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफ़ी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। जब हम लगातार चलाते रहते हैं तो विद्युत का भाई जो यूज़ है करंट का वो तो लगातार होता जा रहा है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा उसकी हीटिंग में भी चला जा रहा है, तो इसी वजह से वो गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, अर्थात मतलब अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं है, तो बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है। यानी बैटरी जो है उससे और कोई चीज़ नहीं अरेंजमेंट है, या जो है जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको बैलेंस रखने का, ये सारी बहुत सारी चीज़ें एक सर्किट में रहती हैं, उनका अरेंजमेंट अगर नहीं है, खाली प्रतिरोध जो है वो बैटरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हीं का ही खाली अरेंजमेंट है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है। यानी अगर इस तरीके का अरेंजमेंट अगर सर्किट में है तो सारी जितनी भी स्रोत की ऊर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ किस में, हीट में ही जो है वो व्यय हो जाएगी, और उसका जो जिस काम के लिए हमें उसको यूज़ करना था उसमें उसका कोई यूज़ ही नहीं हो पाएगा। इसे विद्युत धारा का तापीय, यही जो जो हीट में जो पूरा चला जाता है ना उसी को ही हम तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, अच्छा कुछ ऐसे अप्लायंस हैं जिनमें इस प्रभाव का यूज़ भी होता है, जैसे कि विद्युत हीटर में खाली हमको हीट ही तो चाहिए होती है, ऊष्मा चाहिए होती है, तो वहाँ पे इसका यूज़ हो जाएगा। विद्युत इस्त्री में भी इसका यूज़ होता है। तो ये इस तरीके की जो युक्तियाँ हैं उनमें विद्युत ऊर्जा का जो तापीय प्रभाव वाला है वो यहाँ पे यूज़ होता है। प्रतिरोध आर के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए। अब ये प्रतिरोध आर वाला जो प्रतिरोध है इसका कोई एक प्रतिरोधक ले लिया गया, उस पर ध्यान दीजिए जिससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। अब मान लीजिए कि इसके सिरों के बीच में विभवांतर क्या है, वी है। हमें यही तीन तो चाहिए होता है, आई चाहिए होता है, आर चाहिए होता है, वी चाहिए होता है। तो आर प्रतिरोध वाला जो प्रतिरोधक है उसमें अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है और उनके सिरों के बीच में विभवांतर वी है, तो मान लीजिए कि इससे समय टी समय में क्यू आवेश, क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा प्रवाहित का मतलब ही है कि टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा होगा। क्यू आवेश विभवांतर वी से प्रवाहित होने में किया गया कार्य, क्यू आवेश किसकी वजह से प्रवाहित हो रहा होगा, उसको जो फोर्स मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, वी की वजह से मिल रहा है, विभवांतर वोल्टेज की वजह से मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि क्यू आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने में किया गया कार्य वी क्यू है, क्योंकि क्यू आवेश को प्रवाहित कौन करेगा, विभवांतर V जो वोल्टेज है वही इसको फोर्स देगा क्यू आवेश जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्रवाहित होने में, तभी वही जो जब वो फ्लो होगा उनका वही धारा कहलाएगी। तो इनके द्वारा यानी क्यू आवेश जो कि V विभवांतर के द्वारा प्रवाहित हो रहे हैं, इनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, वी क्यू हो जाएगा।
ठीक है। अतः स्रोत को समय t में v की ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए। जो कार्य होगा वही ऊर्जा, उतनी ही ऊर्जा की ज़रूरत होगी जितना कार्य यहाँ पे किया जाएगा। तो स्रोत के अकॉर्डिंग अगर हम शक्ति की बात करें तो यहाँ पे हमारा मेनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि P इजकल टू वी वोल्टेज Q अपॉन टी, क्योंकि T समय में Q आवेश को प्रवाहित करने में जितने वोल्टेज के द्वारा या उसकी वोल्टेज की सहायता से Q आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है वही उस अप्लायंस की शक्ति कहलाएगी। इसको हम, ये जो फॉर्मूला है हमारा P इजकल टू वी क्यू अपॉन टी, इसको हम Q अपॉन टी क्या होता है, I होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VI भी लिख सकते हैं, P इजकल टू VI। अर्थात समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा P इंटू टी है। परिपथ को प्रदान की गई जो ऊर्जा है वो क्या है, P इंटू टी है, क्योंकि यहाँ पे हमने t को अगर हम इधर भेज दें तो, या फिर हम t से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये फॉर्मूला है v इजकल टू पी इजकल टू वी आई, तो t से आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका p इंटू टी जो कि वी आई टी के बराबर हो जाएगा। क्या कहा गया है कि स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई जो ऊर्जा है वह P इंटू टी है और जो कि VIT के बराबर है। स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली इस ऊर्जा का क्या होता है, ये जो स्रोत द्वारा ऊर्जा खर्च की जा रही है इसका होएगा क्या, यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में क्षय हो जाती है। यही जो ऊर्जा है जो ऊष्मा के रूप में ये जो है वेस्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा को ही हम हीट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊष्मा की मात्रा दी गई है, तो ये जो है P इंटू टी, तो ये यहाँ पे t समय में जो ये जो ऊर्जा व्यय हो रही है P इंटू टी, यही क्या बन गया, H ऊष्मा बन गई। ठीक है, तो H इजकल टू, अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, H इजकल टू VIT हो गया। ओम का नियम, उसके अकॉर्डिंग अगर हम ओम के नियम को लागू करें तो हमारे पास क्या है, H इजकल टू VIT है, तो V की जगह हम IR लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये ओम के नियम के अनुसार V का हमें पता है V इजकल टू IR होता है, तो V की जगह अगर हम IR लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, I, ठीक है, R, फिर यहाँ पे I और T तो ऑलरेडी है ही, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये एक और फॉर्मूला बन गया। ये सारे फॉर्मूले आपको नोट डाउन करने हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। यही वाला जो ये फॉर्मूला है ये क्या है, जूल का तापन नियम कहलाता है। इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है वह दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या है, ये जो ऊष्मा है वो विद्युत धारा जो दी जा रही है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तभी तो H इजकल टू आई स्क्वायर है। और इसके बाद उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए ये प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी यहाँ पे जो T है उसके भी अनुक्रमानुपाती होती है। तो व्यवहारिक परिस्थितियों में जब एक वैद्युत संधारित्र जो भी जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसको किसी ज्ञात वोल्टता स्रोत से संयोजित करते हैं, ऐसा स्रोत, ऐसी वोल्टता वाला स्रोत जो हमें पता है, ठीक है, उससे हम इसको जोड़ते हैं तो संबंध हमारा क्या आएगा, I इजकल टू वी अपन आर, वही ओम के नियम के अकॉर्डिंग। तो इसमें I इजकल टू वी अपन आर के द्वारा उस जो अप्लायंस है उससे प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित करने के पश्चात समीकरण का उपयोग करेंगे। तो इस आधार पे हम इसका जो इक्वेशन का यूज़ करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसमें अगर हमें वोल्टेज पता चल जाए, जैसे ये पूरा सर्किट है तो उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी इसका मान निकाल लेंगे। तो इसका जो यूज़ है अभी तक जो ऊष्मा और P इन सब का जो हम लोग ने फॉर्मूले पढ़े थे अब उनका यहाँ पे न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। देखिए, किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर, विद्युत इस्त्री यूज़ की गई है, उसमें अधिकतम तापन दर कितनी है, 840 वाट की दर से ऊर्जा यूज़ हो रही है और 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है। ठीक है, मतलब कहने का है कि अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा यूज़ हो रही है और 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त जो ऊर्जा हो रही है जब तापन कितना हो, तापन की दर न्यूनतम हो, 360 न्यूनतम दर पे हो और 840 जो है वो अधिकतम दर पे हो। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टेज कितनी दी गई है, 220 वोल्ट है, तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान बताइए। तो यहाँ पे हमें I और R निकालना है, तो अब सबकी वैल्यूज रख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास P इजकल टू VI वाला है। इस प्रकार विद्युत धारा, इसी इक्वेशन से हम विद्युत धारा I इजकल टू P अपॉन V से हम निकालेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या है, जब तापन की दर अधिकतम है, ठीक है, तो हमने I इजकल टू P की वैल्यू क्या रखी, 840 और वोल्ट तो 220 है ही, तब धारा उस समय क्या थी, 3.82 एम्पियर बह रही थी, मतलब इसका जो करंट का फ्लो है वो 3.82 है।
तथा विद्युत स्त्री का जो प्रतिरोध है उस समय प्रतिरोध क्या होगा, क्योंकि V इक्वल टू आई आर वाले से हम I निकल गया तो हम प्रतिरोध भी निकाल लेंगे। तो V जो है 220 वोल्ट और I जो निकली है 3.82, उसको सॉल्व करेंगे तो 57.60 ओम ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये तब आएगा जब तापन की दर जो होगी वो अधिकतम होगी। सेकेंड में क्या है, जब तापन की दर न्यूनतम हो तब 360 वॉट जो है P ले लेंगे, 220 वोल्टेज का वोल्टेज ले लेंगे और I जो है वो 1.64 आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आएगी, वही अब इसका रेजिस्टेंस जब निकालेंगे 220 वोल्ट 1.64 जो एम्पियर आई है उससे जब निकालेंगे तो 134.15 ओम आ जाएगा। तो यानी कि जब तापन की दर निम्नतम थी तो प्रतिरोध ज़्यादा आ रहा है, जब अधिकतम है तो प्रतिरोध कम है। वही अगर धारा की जो है बात की जाए तो तापन की दर जब अधिक थी तो जो आई थी वो अधिक है और जब कम है तो वो कम है। ठीक है, तापन की दर कम है तो धारा की वैल्यू भी कम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो हीट है वो कितनी दी गई है, 100 जूल दी गई है और आर जो है यहाँ पे 4 जो प्रतिरोध है रेजिस्टेंस वो 4 ओम दिया गया है, समय 1 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, हमें यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे जो हमारे पास फॉर्मूला था, आई इजकल टू आई स्क्वायर आर टी वाला जो फॉर्मूला था वही यहाँ पे रखेंगे। उसके आधार पर हम पहले आई निकालेंगे। आई जहाँ पे है आर टी यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा तो एच अपॉन आर टी हो जाएगा। अब आई स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे रूट लग गया है क्योंकि हमें सिर्फ आई की वैल्यू चाहिए। एच की वैल्यू 100 दी गई है और आर कितनी है 4 है, ये 1 है, ये 5 हो जाएगा। 5 से 100 को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25। 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, तो आई कितनी आ गई 5 आ गई। अब यहाँ पे देखिए धारा तो हमारी 5A आ गई। अब हमें विभवांतर जो मेन क्वेश्चन है वो हमें निकालना है। तो विभवांतर के लिए वही ओम का नियम V इजकल टू आई आर। आई कितनी है 5 है और आर रेजिस्टेंस कितना दिया गया था 4 दिया गया था, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 20 वोल्ट विभवांतर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें क्या देखना है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, जो इसका तापीय प्रभाव का जो यूज़ हो रहा है डेली लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। जैसे किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यम भावी परिणाम है कि कोई भी चालक तार है उसमें अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और वो गर्म अगर हो रहा है तो ये ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं गर्म होएगा ही, कुछ ना कुछ उसका जो एनर्जी ऊर्जा का जो फॉर्म है उसका ऊष्मा के रूप में वो कन्वर्ट ज़रूर होगा। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है। कुछ ऐसी स्थितियाँ होती है जिनमें अगर ये जो हीटिंग प्रोसेस नुकसानदेह होती है, कभी कभी आग लगने का भी खतरा होता है क्योंकि वह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। क्योंकि कभी कभी ये जो है इसलिए भी हार्मफुल होता है क्योंकि जो हमको एनर्जी जो है वो काम करने के लिए चाहिए वो हीट में जो है मतलब कि हीट के फॉर्म में वो लॉस हुई चली जा रही है, इसलिए भी ये बेकार होगा। विद्युत परिपथ में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयवों के ताप में वृद्धि कर सकता है। ये जो तापन है ये परिपथ में जो अवयव हैं उनके ताप में भी ये वृद्धि कर सकता है, जिससे उनके गुणों में परिवर्तन। जाहिर है कि कोई भी जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो किसी ना किसी मेटल का बना होगा, तो जब हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट देंगे तो उसका रूप तो चेंज हो ही जाएगा। जैसे विद्युत इस्त्री है, विद्युत टोस्टर है, तंदूर है, विद्युत केतली है, विद्युत हीटर है। जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियाँ, ये सारी जूल के तापन पर आधारित हैं। ठीक है, इनमें मेनली हीटिंग की जो ज़रूरत है उसी का ही मेनली यहाँ पे यूज़ होता है। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है। विद्युत तापन जो है इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसे कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं। यहाँ पर बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए। यहाँ पे तंतु ऐसा लेना है या जिस भी धातु का लेना है वो ऐसा लेना है कि वो जो उसमें से ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही है उसको वो रोके रखे, ताकि वो जितना ज़्यादा वो और उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाए तो अत्यंत तप्त होकर के और बहुत ज़्यादा गर्म होकर के वो प्रकाश उत्पन्न करें। तो इसे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए, मतलब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इतना हाई होना चाहिए कि वो इतना हाई टेम्परेचर पे वो पिघले ना। इसी वजह से बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए हम टंगस्टन का जो है यूज़ करते हैं, टंगस्टन की धातु का यूज़ करते हैं। इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उपयोग किया जाता है जो कि उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। विद्युत रोधी टेक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विगलित बनाना चाहिए। मतलब कि ये विद्युत रोधी टेक है, इसका यूज़ करके हम जो फिलामेंट है उसको जो है ताप विगलित की टेम्परेचर मतलब इस अकॉर्डिंग वो रहे कि वो पिघले ना। ठीक है, टेम्परेचर जो उससे हाई हो जाए या जो भी है, तो बल्ब में हम लोग जो मेनली जो टंगस्टन का यूज़ कर रहे हैं वो इसी वजह से यूज़ कर रहे हैं ताकि उसका जो हाई जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे अगर कम भी उसका जो हीटिंग उसको मिल रही है तो वो गल के
जो है वो फ्यूज़ ना हो जाए। ठीक है। प्रायः बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है। अब बल्ब का हमें स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें काफ़ी स्पेस खाली रहता है। अगर हम उसमें कोई और एयर की कोई और कंपोनेंट अगर उसमें भरा होगा, नॉर्मल जो कंपोनेंट्स उसमें होते हैं, तो वो टंगस्टन या कोई भी धातु है उसके साथ रिएक्शन करके उसे वैसे भी उसको जो है गला देंगे या जो भी उसके साथ रिएक्शन कर लेंगे। तो हमें उसमें ऐसी गैस डालनी है जो उस जो धातु है उसके साथ रिएक्शन ही ना करे। तो कोई भी अक्रिय गैस ले लेंगे, जैसे आर्गन, मोस्टली आर्गन गैस का यूज़ किया जाता है या फिर नाइट्रोजन का, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि। अब जाहिर सी बात है, जब वो जो गैसें हैं वो फिलामेंट से अगर रिएक्शन कर नहीं रही हैं तो उसकी एज तो बढ़ी जाएगी। तंतु द्वारा उपभोक्त उसके द्वारा यूज की जाने वाली ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, तो परंतु इसका एक अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। यानी जब हम बल्ब को यूज़ करते हैं या बल्ब को जब जला रहे होते हैं तो पहले ही वो प्रकाश नहीं देने लग जाता है। पहले वो थोड़ा उसका फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने के बाद फिर इसका कुछ पोर्शन जो एनर्जी का जो ताप के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो रहा था, वो विकिरण के फॉर्म में, यानी कि प्रकाश जो विकिरित हो रहा है उसके फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमें दिखने लगेगा। जूल तापन एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज़ है। जूल तापन का एक और जो है यूज़ है, जो कि फ्यूज़ है, फ्यूज़ के फॉर्म में यूज़ होता है। इसका यूज़ क्या होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है? यह परिपथों तथा जो इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंस है, साधित्र हैं, उनकी सुरक्षा, किसी भी अनावश्यक रूप से उचित विद्युत धारा को उनसे प्रवाहित ना होने देकर करता है। कि मतलब कि जितनी एक विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए किसी अप्लायंस के अंदर, उससे कहीं ज़्यादा जो है विद्युत धारा अप्लायंस के अंदर प्रवाहित होकर के और फिर इसको फ्यूज़ कर ले या इसको डिस्ट्रॉय कर ले। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। फ्यूज़ को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसको किससे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फ्यूज़ किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा बना होता है, धातु या फिर मिश्र धातु, जिसका उचित गलनांक हो। इसका भी गलनांक क्या होता है, उचित होता है। उदाहरण के लिए जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ये यहाँ पे कुछ धातुएं हैं, या तो इन धातुओं का बना होगा या फिर इन धातुओं से मिलकर के जो मिश्र धातु है उसका बना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। यही इसका मेन काम होता है। फ्यूज तार प्रायः धातु के सिरे वाले पोर्सिलेन अथवा इसी प्रकार की विद्युत रोधी पदार्थ की कॉर्टिस में रखा जाता है। आपने देखा होगा कि फ्यूज जो घरों में लगा रहता है मेन लाइन में, वो इस तरीके का कुछ ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसके अंदर ऐसे जो मेटल की, जो एल्यूमिनियम हो या कॉपर, आयरन की इतनी बड़ी बड़ी छड़ें लगी रहती हैं। अब यही पिघल जाती हैं, ठीक है, और परिपथ टूट जाता है। घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाली फ्यूज की अनुमत जो विद्युत धारा है वो 1, 2, 3, 5 या 10 आदि ये इतनी एम्पियर की होती है। उस विद्युत स्त्री के परिपथ में जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति उस समय उपभोक्त करती है। अब यहाँ पे स्त्री की बात की जा रही है, वो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति, इतनी पावर वो यूज़ कर रही है जब उसे 220 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं। यानी कि घर में जो हमारे पास जो करंट आ रहा होता है वो कितने वोल्टेज का होता है, 220 वोल्टेज का होता है। अब इतने वोल्टेज पे जो विद्युत स्त्री है वो 1 किलोवाट की विद्युत पावर जो है वो यूज़ कर रही है। तो 1 किलोवाट जो है, इसके आधार पर हम विद्युत धारा कितनी उसमें प्रवाहित होनी चाहिए ये हम निकाल सकते हैं। तो भाई देखिए, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 1000 वाट बटे 220 वोल्ट, यही तो होता है भाई। अगर हमें आई निकालना है तो आई इजकल टू पी अपॉन वी होता है, यही फॉर्मूला है। इसी के अकॉर्डिंग हम धारा को निकाल लेंगे। तो टोटल 4.54, अगर ऐसी स्त्री जो यहाँ पे जो प्रेस है, ठीक है, वो 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का यूज़ कर रही है 220 वोल्ट पर, तो उसमें जो प्रवाहित धारा है वो 4.54 एम्पियर की होगी। तो इसमें फ्यूज़ हम कितने का लगाएंगे, तो फ्यूज़ का जो प्रकरण जो हम तैयार करेंगे वो 5 एम्पियर अनुपातांक का होगा। ठीक है, कि अगर इससे ज़्यादा अगर जो है करंट का फ्लो हुआ तो ये फ्यूज़ पिघल जाएगा तुरंत, ताकि अप्लायंस बच जाए। अब यहाँ पे विद्युत शक्ति देखिए, आपने अपनी पिछली कक्षा में ये अध्ययन किया था कि कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं, लेकिन ऊर्जा के उपयोग, उसका जो उपभुक्त होने की जो दर है उसको भी हम शक्ति यहाँ पे कहते हैं। कार्य करने की दर जो, तभी तो ये कहते हैं कि P इजकल टू W अपॉन टी, यानी कि कार्य करने की जो दर है वही शक्ति कहलाती है। यहाँ पे हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ऊर्जा का जो यूज़ हो रहा है उसके यूज़ होने की दर को भी हम शक्ति कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, हमें किसी विद्युत परिपथ में उपभोक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं। ये जो क्षय हुई जो विद्युत ऊर्जा है इसको हम विद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि P इजकल टू VI वाला फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, और P इजकल टू V की जगह IR होता है तो I स्क्वायर R हो जाएगा।
अब हम अगर ऊपर जो है आई आर है, इसमें हम ऊपर आर से मल्टीप्लाई कर लें, जैसे आई स्क्वायर आर है, ठीक है, आर से मल्टीप्लाई ऊपर कर लें, आर से डिवाइड भी कर लें, नीचे भी मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लें, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो आर है ये हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन आर होगा। तो आई आर हम जानते हैं कि वोल्टेज होता है, वी होता है, वी इजकल टू आई आर होता है ना, तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यानी एक शक्ति का फॉर्मूला 3 तरीके से हम लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल में जिसकी भी वैल्यू दी जाएगी हम उसके आधार पर हम पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। वी आई दिया जाएगा तो वी आई के आधार पर, आई स्क्वायर आर दिया जाएगा तो उसके आधार पर, या वी स्क्वायर अपॉन आर दिया जाएगा तो उसके आधार पर। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। यह उस युक्ति द्वारा उपभुक्त शक्ति है जिससे, ये विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, उस युक्ति उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यूज की जाने वाली ये पावर है जिससे उस समय 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब उसे एक, मतलब कि एक ऐसी जो है युक्ति की यहाँ पे बात की गई है कि उस युक्ति, वो युक्ति 1 एम्पियर की विद्युत धारा उसमें से अगर प्रवाहित हो रही है तो 1 वोल्ट विभवांतर पर वो उसको प्रचलित कराया जा रहा होगा। धारा को प्रवाहित कितने वोल्टेज पे कराया जा रहा होगा, 1 वोल्टेज विभवांतर पर कराया जा रहा होगा, ठीक है, प्रवाहित। तो 1 वॉट, इसी वजह से 1 वॉट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होगा, यानी 1 वी ए इसको कहेंगे। तो यही जो है वॉट क्या है, शक्ति का एक छोटा मात्रक है। अतः वास्तविक व्यवहार में अगर जो दैनिक जीवन में हम लोग को देखने को मिलता है तो इसमें हम काफ़ी बड़े शक्ति का जो मात्रक हम देखते हैं वो काफ़ी बड़े मात्रक किलो वॉट का उपयोग करते हैं। ये वॉट भी शक्ति का छोटा मात्रक है ना। जैसे 1 किलो वॉट 1000 वॉट के बराबर होता है, चूंकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है। विद्युत ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, P इंटू टी का गुणनफल होती है ना, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वॉट घंटा होता है। P इंटू टी का गुणनफल होती है, इस वजह से उसका जो मात्रक होता है वॉट घंटा होता है। जब 1 वॉट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उसमें यूज होने वाली जो ऊर्जा है वो 1 वॉट घंटा होती है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, जिसे हम बिल जमा जब हम लोग जाते हैं करने तो हम लोग जो है किलोवाट घंटे के फॉर्म में करते हैं, जिसे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 1000 वॉट, 1 किलोवाट का 1000 वॉट, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड हो जाएंगे। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड आएगा। इसी को ही हम जूल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जो कुछ चीज़ें हैं उसे देख लें। जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपभुक्त, इलेक्ट्रॉनों का यूज़ किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। यह है विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, पंखे, इंजन आदि जैसे विद्युत साधित्रों से इलेक्ट्रॉन की गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली, इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे गति दी जा रही है, गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली जो ऊर्जा है उसका भुगतान हम लोग जाके करते हैं। हम अपने द्वारा उपभुक्त ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जो हम लोग जो ऊर्जा यूज़ करते हैं वो हम यूनिट में जा करके मतलब कि वहाँ पे जो हम लोग बिल जमा करते हैं वो यूनिट के फॉर्म में करते हैं। तो यूनिट कैसे निकाला जाता है, ये इसी तरीके से 1 किलोवाट घंटे का पूरा जो फॉर्मेट होता है उसी के आधार पर होता है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, 400 वॉट अनुमत का एक विद्युत रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, ठीक है, वो 8 घंटे चलाया जाता है पर डे। 3 रुपये पर यूनिट की दर से, किलोवाट पर आवर की दर से, पर यूनिट का हो या पर किलोवाट पर आवर की दर से 30 दिन तक चलाने में उसके द्वारा जो ऊर्जा का मूल्य होगा वो हमें निकालना है। तो पहले 30 दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितनी होगी, 400 वॉट, 8 घंटा, 30 दिन, तो 96,000 वॉट हो जाएगा। तो तो यहाँ पे देखिए जो कुल ऊर्जा है वो किस फॉर्म में करेंगे, जो शक्ति उसकी यूज़ हो रही है यानी 400 वॉट, ठीक है, पावर जो यूज़ करेगा कितने घंटे तक के, क्योंकि किलोवाट पर आवर है, किलोवाट तो हमारा 400 हो गया, ठीक है, यहाँ पे वॉट में दिया गया है तो अभी किलोवाट में चेंज नहीं है। 8 घंटे हो गया, घंटे तो दिया ही गया था, 30 दिन तक के इसको चलाया जा रहा है, तो ये पूरा हमारा किस में आएगा, 96,000 वॉट घंटे में आएगा। इसको हम किलोवाट में जब कन्वर्ट करेंगे यानी यूनिट में, तो वो भाई एक जो है छोटी से बड़े में जा रहा है तो ये 96 किलोवाट पर आवर हो जाएगा, यानी इतनी यूनिट हो जाएगी। तो इस प्रकार 30 दिन में जो फ्रिज चलाने पर जो ऊर्जा यूज़ हुई है उसका मूल्य कितना होगा, तो 96 किलोवाट पर किलोवाट आवर कहें या यूनिट कहें, उसका 3 रुपये के हिसाब से 288 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने घरों में भी जो अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं उनकी भी हम यूनिट निकाल सकते हैं कि कितनी यूनिट खर्च होगी और उसका कितने रुपये होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।